नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रेड पाठशाला पर। मैं मोरपाल आपको स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि मैं इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया है और पूरी ज्योग्राफी जो है वो मेरे द्वारा संचालित की जाएगी। और इंडियन ज्योग्राफी में मैंने आज बहुत बढ़िया टॉपिक लिया है जो कि हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन इससे बनते हैं। जैसे पीसीएस में भी बनते हैं, आईएएस में भी बनते हैं, तो उस लेवल पे तो जाएंगे नहीं, लेकिन हाँ ये है कि हम उस लेवल का पढ़ेंगे। हो सकता है अगर आपको पीसीएस में भी आ गया तो पीसीएस में इस वीडियो से बचेगा नहीं, ठीक है। और यूपी टेट, सी टेट, इनमें तो बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका नाम है जैव विविधता, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में साझा करें, ठीक है। इसी नाम से ग्रेड पाठशाला नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर क्लास की जो पीडीएफ है वो उसके 3 दिन के बाद आपको साझा कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी बेहतर बनाइए। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर सीआईएसएफ, यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, आरआरबी सीबीटी 2 और सी टेट, यूपी टेट को ध्यान में रखते हुए फ्री बैच चलाए जा रहे हैं और जिनकी प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी गई है। आपको जो टॉपिक पढ़ना है, जो सब्जेक्ट क्लियर करना है, आप पढ़िए वहाँ से। और अच्छे अच्छे हमारे पास में टीचर्स द्वारा कराए जा रहे हैं। एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, आपको खुद पता लग जाएगा कि हमारा जो कंटेंट है इस तरीके का है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। जैव विविधता, ठीक है। जैव विविधता, इस वीडियो में मैं दोस्तों जैव विविधता की परिभाषा हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 2 वीडियो में आएगी ये, यानी कि जैव विविधता जो है वो 2 वीडियो में आने वाला है। फिर उसके बाद में इसका महत्व पढ़ेंगे कि जैव विविधता का महत्व क्या है। उसके बाद में स्तर पढ़ने वाले हैं कि इसके स्तर क्या है। स्तर 3 तरीके से पढ़ देंगे हम। जेनेटिक स्तर, इसे बोलते हैं आनुवांशिक। प्रजातीय स्तर, इसे प्रजातीय स्तर पर ये विविधता पाई जाती है। पारिस्थितिकी विविधता, यानी कि जो जैव विविधता के स्तर हैं वो किस तरीके के हैं, 3 तरीके के हैं, ठीक है। जो विविधता है वो 3 तरीके की है। उसके बाद में इसका मापन पढ़ेंगे। मापन भी 3 तरीके से लिया है, अल्फा मापन, बीटा मापन और गामा मापन। फिर उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं तप्त स्थल, यानी कि हॉट स्पॉट केंद्र, ठीक है। ये जैव विविधता है उसके हॉट स्पॉट केंद्र कहाँ हैं। उसके बाद में अब चलते हैं इसकी थोड़ी सी पहले की चर्चा कर लेते हैं जैव विविधता पे जाने से पहले। कि पहले माना जाता था कि मानव जब विकास करेगा तो प्रकृति को कोई ना कोई नुकसान पहुंचेगा, बिना नुकसान पहुंचाए ये मानव विकास नहीं कर सकता, क्योंकि मानव पहले से अपना हमेशा विकास करता रहा है, आज भी कर रहा है और आगे भी करेगा, ठीक। जब मानव विकास करेगा तो उसको प्रकृति को चोट पहुंचाएगा। लेकिन ये धारणा जो है वो गलत साबित हो जाती है। वो कब होती है? 1987 में। 1987 में एक धारणा आती है, एक संकल्पना आती है जिसका नाम होता है सतत विकास की संकल्पना, ठीक है। सतत विकास की संकल्पना, ठीक। संकल्पना दोस्तों मेरे साथ में नोट्स बनाते रहें। आप अगर नोट्स बना लेंगे तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम की जब डेट आएगी तो आपको ना तो रिवाइज करने का टाइम मिले और ना ही किताबें पढ़ने का टाइम मिले। शॉर्ट नोट्स बनाइए और नोट्स को आप 1 घंटे 2 घंटे में आप निपटा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। 1987 में सतत विकास की अवधारणा आई या संकल्पना आई, जिसको कई अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और टिकाऊ विकास की अवधारणा, ठीक है। टिकाऊ विकास की अवधारणा या फिर इसको धारणीय विकास भी बोला जाता है, ठीक। 1987 में एक नॉर्वे के प्रधानमंत्री हुए थे, ब्रेटलैंड, ठीक है। ब्रेटलैंड, नॉर्वे के प्रधानमंत्री, ठीक है। क्या नाम था? ब्रेटलैंड, ब्रेटलैंड, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में ये संकल्पना पारित होती है जिसका नाम होता है ब्रेटलैंड रिपोर्ट, ठीक है। जब हम इसको पढ़ रहे होंगे तो इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम इसको मोटा मोटा देख लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। इसमें कहा गया, इसमें क्या कहा गया
इसमें कहा गया सतत विकास, सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जिसमें वर्तमान पीढ़ी, जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी, अपनी अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी को बिना नुकसान पहुंचाए, को बिना नुकसान पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए अपना विकास करती है। ठीक है, अपना विकास करती है। ठीक है, करती है। ठीक, इसमें बोला गया कि जो वर्तमान पीढ़ी है वो आने वाली पीढ़ी, अगली पीढ़ी को बिना नुकसान पहुंचाए अपना विकास करती है। ऐसे प्रक्रिया को ही हम सतत विकास की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर मैं दूसरे शब्दों में कह दूं कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाने वाला विकास ही सतत विकास कहा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हो गई हमारी सतत विकास या फिर टिकाऊ विकास की अवधारणा की बात। ठीक है, जब मानव विकास करेगा तो उसको जैविक संसाधनों पर निर्भर होना पड़ेगा, तो इसीलिए हम जैव विविधता को भी पढ़ते चल रहे हैं। ठीक, जैव विविधता, जैव विविधता होती क्या है? ठीक है, जैव विविधता, जैव विविधता होती क्या है? ठीक, किसी स्थानिक विशेष में पाए जाने वाले जीवों में जो भिन्नता पाई जाती है उसको जैव विविधता कहते हैं। यानी कि किसी जो स्थान होगा, एक एरिया होगा, उसमें जीवों में कितनी क्वालिटी है, कितनी मात्रा में उनमें डिफरेंट है, तो उस डिफरेंट को ही जैव विविधता नाम दिया जाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा, इसको जो पहले पढ़ लेते हैं कि 1980 में एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था लवज जॉय। लवज जॉय, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है, ध्यान रखना है, अमेरिकी वैज्ञानिक थे लवज जॉय। ठीक, इन्होंने जैव विविधता के स्थान पर एक शब्द प्रयोग किया, जीवीय विविधता। ठीक है, जीवीय विविधता, ये शब्द जो है सबसे पहले लवज जॉय द्वारा प्रयोग में लाया गया। ठीक है, उसके बाद में इसके जस्ट 5 साल बाद 1985 में, ठीक है, 1985 में एक और वैज्ञानिक हुए जिसका नाम था डब्ल्यू जी रोसेन। डब्ल्यू जी रोसेन, डब्ल्यू जी रोसेन। ठीक है, अब इन्होंने जीवीय विविधता शब्द ना प्रयोग में करके जैव विविधता शब्द प्रयोग किया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि जीव जैव विविधता शब्द जो है वो सबसे पहले कौन प्रयोग में किया, तो आएगा हमारा रोसेन। ठीक है, रोसेन, यानी कि इनने किया जैव विविधता शब्द, जैव विविधता। ठीक है, अब उसके बाद में 1985 के 3 साल बाद यानी 1988 में, 1988 में, ठीक है, 1988 में एक और वैज्ञानिक हुए विल्सन साहब। ठीक है, विल्सन साहब ने जैव विविधता को और लोकप्रिय बना दिया। ठीक है, लोकप्रिय बना दिया। ठीक, अब लोकप्रिय कैसे बनाया, यहाँ पर मैंने जैव विविधता नहीं लिखी है, आप इसको आगे जैव विविधता लिख लेना। ठीक है, तो लोकप्रिय कैसे बनाया, उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें जैव विविधता के बारे में डिटेल दी गई। ठीक, तो इस प्रकार से ये लोकप्रिय बनाया। ठीक है, अब मैंने परिभाषा भी बता दी और इसके जो शब्द हैं वो भी बता दिए। ठीक, अब आगे चलते हैं, इसका जो महत्व है बहुत इंपॉर्टेंट है। महत्व, जैव विविधता का महत्व क्या है? ठीक है, जैव विविधता दोस्तों ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए भी महत्व नहीं है, बल्कि ये मानव, जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए भी ये महत्व रखती है। ठीक है, पर्यावरण, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी के अलावा
के अलावा मानव मानव सूक्ष्म जीव जंतु और पेड़ पौधे और पेड़ पौधे पेड़ पौधे इनके लिए भी ये विशेष महत्व रखती है। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि मानव का जो जीवन स्थिति है वो जैव विविधता पर ही टिकी है, तो ये गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा गलत? क्योंकि हमें इससे औषधि प्राप्त होती है। बड़ा बड़ा लिख देते हैं, औषधि प्राप्त होती है, विभिन्न प्रकार की औषधि प्राप्त होती है, विभिन्न प्रकार के भोजन प्राप्त होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो जल स्तर है वो बना रहता है, यानी कि जल की शुद्धता बनी रहती है, दूसरा है बाढ़ नियंत्रित होता है, इससे बाढ़ नियंत्रण होता है। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण होता है। उसके बाद में कुछ इसमें अनुसंधान किए जाते हैं। अनुसंधान का मतलब है रिसर्च। ठीक है, रिसर्च किए जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये काफी स्थिति में जो है जैव विविधता का महत्व देखने को मिल जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि किसी देश की जैव विविधता जितनी जटिल होगी वो मानव संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें वह उतना ही संपन्न माना जाएगा। ठीक है, अब ले लीजिए जैसे विकसित देश और विकासशील देश को। विकासशील देश जैसे हमारा भारत है, भारत में जैव विविधता तो बहुत व्यापक स्तर पर है, ठीक है, लेकिन पैसा नहीं है। ठीक, अब विकसित देश को ले लीजिए, वहां पर जैव विविधता नहीं है और पैसा बहुत है, तो क्या करते हैं वो हमारी बनाई हुई चीजों को ही अपने ऊपर रजिस्टर्ड करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि औषधि सबसे पहले हमने प्रयोग में की नीम से। पहले हम बोलते थे कि नीम का आप सेवन करें, नीम का कुल्ला करें तो उससे काफ़ी अच्छे मुनाफे होते हैं, जैसे कि खून साफ होता है और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया विकसित देशों ने कि हमने ये चीज़ बनाई, उन्होंने टैबलेट या फिर कोई और मेडिसिन बना दी, तो उन्होंने बोल दिया कि ये चीज़ हमने बनाई, आप नहीं जानते। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सबसे पहले ये जैव विविधता का जो हमारा संबंधित चीज़ें मिली हैं वो यूज में किसने लाई थी? भारत ने। ठीक है, भारत। उसके बाद में अब चलते हैं इसके स्तर। ठीक है, जैव विविधता के स्तर। जैव विविधता के 3 स्तर हैं दोस्तों, 3 स्तर हैं, डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले है आनुवांशिक स्तर, या फिर बोल सकते हैं आनुवांशिक विविधता। ठीक है, आनुवांशिक या फिर जेनेटिक विविधता। ठीक है, विविधता। ठीक दोस्तों, मेरे साथ में बने रहें, मैं इस टॉपिक को ऐसे क्लियर कराऊंगा कि दोस्तों शायद ही कुछ लोगों ने क्लियर कराया हो। मैं बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे तरीके से आपको ये टॉपिक क्लियर कराने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद में है प्रजाति विविधता। ठीक है, जो वर्ड लिख रहा हूं ना उनका मैं मीनिंग भी बताऊंगा कि आखिर है क्या। ठीक है, उसके बाद में तीसरी आती है पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी विविधता। ठीक है, अब देखिए आनुवांशिक और जेनेटिक विविधता क्या होती है, प्रजाति विविधता क्या होती है और पारिस्थितिकी विविधता क्या होती है। देखिए हर इंसान का जेनेटिक गुण अपने आप में एक पहचान प्रदान करता है। किसी भी इंसान का जो जीन होते हैं उससे उसकी पहचान होती है कि ये क्या है। ठीक है, और इसमें जो विविधता पाई जाती है वो किस प्रकार की पाई जाती है, अगला स्लाइड ले लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जेनेटिक की। ठीक है, जेनेटिक की अब मैं एक उदाहरण देता हूं, यहाँ पर जेनेटिक विविधता का एक उदाहरण देता हूं। मान लिया जाए ये कोई ए नाम का जो है आदमी है। ठीक है, ए नाम का आदमी है, इसके कुछ बच्चे हैं, यानी कि जो है बी इसका बेटा है, सी इसका बेटा है और डी इसका बेटा है और ई इसकी बेटी है। ठीक है, यानी कि इसके जो है 4 बच्चे हैं ए के। ठीक,
तो जेनेटिक गुण क्या बोलता है, जेनेटिक विविधता क्या बोलती है कि जो बाप है उसके कुछ गुण इसमें जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट होगा, लेकिन ये डिफरेंट होगा इससे, यानी कि इसके अपेक्षा इसमें कुछ ना कुछ अंतर पाया जाएगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं हम जेनेटिक विविधता में। अब बोला जाता है कि ये पाए जाना जो जीन है वो पाए जाना ठीक है, अगर ये जीन सब में एक बराबर एक तरीके से एक मात्रा में हो गए तो उसी दिन मानव जीवन अस्तित्व में नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ बात समझ में आ गई कि जेनेटिक विविधता क्या किसे कहते हैं कि एक ही जाति के जो पीढ़ी है उसमें पाई जाने वाली विविधता ही जेनेटिक विविधता बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रजातीय विविधता, ठीक है। स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब इसमें किस प्रकार की प्रजाति जो विविधता होती है वो कैसी होती है, ठीक है। मान लिया जाए कोई ये जीव जंतुओं का समूह है, ठीक है, जीव जंतुओं के समूह में जो विविधता पाई जाती है उसको प्रजातीय विविधता कहते हैं, ठीक है। कि उस समूह में जैसे मान लिया जाए अगर मैं बोल दूं कि एक मानव का समूह है, एक जीव जंतुओं का समूह है, एक पक्षियों का समूह है, तो उनमें जो विविधता पाई जाती है, ठीक है, तो उसको इसके अंतर्गत रखते हैं प्रजाति विविधता के अंतर्गत, ठीक। अब तीसरा चलते हैं पारिस्थितिकी विविधता, ठीक है, यानी कि इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है कि किसी क्षेत्र पर किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रजातियों के समूहों में, यानी कि टोटल की बात हो रही है, वहां के क्षेत्र में टोटल में जितनी विभिन्नताएं पाई जाती हैं वो प्रजाति विविधता के अंतर्गत रखा जाता है। मान लिया जाए मैंने ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, ये हमारा उत्तरी इलाका है हिमालय का, ये पूर्वी इलाका है, ठीक है, उत्तर पूर्वी, और ये हमारा पश्चिमी घाट है, और यहाँ पर है ये निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो यहाँ पर जब विविधता पाई जाती है तो टोटल जो क्षेत्र है उसकी जो विविधता है उसको हम इसमें काउंट करते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी विविधता में, ठीक है। तो जेनेटिक विविधता में किसी एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी में भिन्नता पाई जाना वो क्या बोलते हैं जेनेटिक। फिर प्रजातीय में किसी एक समूह में विभिन्नता पाई जाती है उसमें प्रजातीय। फिर पारिस्थितिकी यानी पूरे क्षेत्र में जो जातियां हैं, पूरे क्षेत्र में जो विविधता पाई जाती है उसको हम पारिस्थितिकी विविधता बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ तक तो बात हो गई जो स्तर थे, ठीक है। अब इनका मापन किस प्रकार से किया जाता है, इनका मापन किस प्रकार से किया जाता है। मापन दोस्तों, मापन होता है 3 स्तर पर, ठीक है। अल्फा मापन क्या होता है बताऊंगा अभी। फिर होता है एक बीटा मापन, ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर होता है गामा मापन, ठीक है, गामा मापन, ठीक, गामा मापन। अब आइए एक एक करके हम इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। अल्फा मापन क्या होता है कि मैं ऐसे लिख देता हूं एक उदाहरण के रूप में। अल्फा मापन ऐसा होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में एक ही तरह के कितने जीव जंतु हैं या फिर कितनी संख्या है, तो उसको हम अल्फा में काउंट करते हैं, यानी कि अल्फा के हिसाब से हम काउंट करते हैं, ठीक है। यानी कि एक ही जाति को ठीक है अल्फा में काउंट करते हैं। अब बीटा में समूहों में, यानी प्रजातियों के जो समूह होते हैं उसको काउंट करते हैं, यानी कि इनकी संरचना क्या है, इनकी संरचना या फिर बनावट क्या है, ठीक है। तो हम समूहों के बारे में बात करते हैं। पूरे क्षेत्र के बारे में हम जब गिनती करते हैं, पूरे क्षेत्र के बारे में जब हम गिनती करते हैं तो आती है हमारी गामा, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी मापन, ठीक है। गामा मापन में क्या होता है, पूरे क्षेत्र विशेष का ध्यान रखा जाता है, यानी कि बोल सकते हैं अल्फा में क्या है एक प्रकार की जाति का, दूसरा बीटा में क्या है प्रजातियों का समूह, उनकी बनावट की गिनती की जाती है, और गामा में पूरी, यानी कि इन दोनों को भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है।
किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संरचना और उनकी संख्या कितनी है, तो उसका मापन किया जाता है गामा मापन में। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हुई, यानी कि मापन हो गए, हमारे स्तर हो गए, महत्व हो गया, ठीक है, और परिभाषा हो गई। अब आगे चलते हैं, हमारा जो तप्त स्थल, ठीक है, तप्त स्थल। पहले मैं विश्व का तप्त स्थल बता दूं, विश्व का तप्त स्थल, ठीक है, विश्व के। अब देखिए आपका सवाल होगा यहाँ पर कि तप्त स्थल कहते किसे हैं, ठीक है, तो हम बताने से पहले थोड़ा समझा देते हैं हम आपको। ये रही आपकी पृथ्वी, ठीक है, आप सब जानते होंगे कि जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, यानी कि 0 डिग्री या फिर इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक, भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। अब यहां से जब हम दक्षिण साइड को चलेंगे तो 23.5 डिग्री साउथ चलेंगे, और जब नॉर्थ की तरफ चलेंगे, उत्तर की तरफ, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ चलेंगे, ठीक है। यहाँ का जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है और 23.5 डिग्री साउथ है, इस बीच ही दुनिया के लगभग सभी तप्त स्थल, जैव विविधता के हॉटस्पॉट केंद्र पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो यहाँ पर सीधी लंबवत पड़ती हैं, अतः नतीजा क्या होता है कि यहाँ का तापमान ऊंचा होता है, यहाँ कभी बर्फ जम नहीं पाती। जैसे जैसे हम पोलों की तरफ यानी कि उत्तर या फिर दक्षिण की तरफ चलते जाएंगे, वहाँ पर बर्फ जमती नजर आएगी हमको और मौसम ठंडा होता नजर आएगा, ठीक है। तो यही कारण है कि हमारे जो दुनिया के जो हॉट स्पॉट केंद्र हैं जैव विविधता के, वो इसी क्षेत्र में यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में मिलेंगे, ठीक है। और दुनिया में कितने हॉट स्पॉट केंद्र हैं दोस्तों? 36, ठीक है। किसी किताब में मिलेगा 35, किसी किताब में मिलेगा 34, लेकिन 36 है, ठीक है। आगे अपडेट हो जाए तो इसका अपडेट कर लेना। उसके बाद में भारत की बात करते हैं हम। भारत में दोस्तों, भारत में है चार जो है तप्त स्थल हैं, वो 4 हैं, ठीक है, 4 हैं। कौन कौन से हैं? मान ली जाए ये हमारा रहा भारत, यहां बना लेते हैं इसको। ये देखिए, ये हमारा बन गया भारत, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ जाके थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा ऐसा ही नमूना बनाया है मैंने, ठीक है। ये अंदर है थोड़ा, ठीक। तो ये बन गया हमारा भारत, ठीक। तो भारत में सबसे पहली बात आ जाती है यहाँ उत्तरी क्षेत्र में, यानी कि हिमालयी क्षेत्र में, ठीक है। कभी विशेष स्थान नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हॉटस्पॉट केंद्र है, तो हिमालय दे देगा और भी दे देगा, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से छांट लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है उत्तर पूर्वी इलाका, उत्तर पूर्वी हिमालय, ठीक है, उत्तर पूर्वी हिमालय, ठीक। उसके बाद में जैव विविधता यहाँ पर भी पाई जाती है, जो तप्त स्थल है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ? पश्चिमी घाट, ठीक है। और पश्चिमी घाट से दोस्तों अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है यूपी टेट का, ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जैव विविधता का तप्त स्थल भारत में है, ठीक है। उसने पश्चिमी घाट ना देके, केरल ना देके, उसने साइलेंट वैली दे दिया, ठीक। कितनी गहराई में पहुंचा दिया उसने, शब्दों को घुमा दिया, साइलेंट वैली दे दिया। तो याद रखना है गुजरात से लेकर केरल तक, यानी अगस्ता मलाई की पहाड़ियां और साइलेंट वैली, गोवा, और आपका जो हो जाता है महाराष्ट्र हो जाता है, कर्नाटका हो जाता है, ये सब उसी में शामिल हो जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आता है ना जगह के नाम,
तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा पश्चिमी घाट में कौन कौन सी जगह पड़ती हैं, आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। और चौथा, ये यहाँ पर अंडमान निकोबार है, तो निकोबार में एक तप्त स्थल पाया जाता है, यानी कि हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट कहते किसे हैं? हॉट स्पॉट कहते हैं उस क्षेत्र को जो कि जिसमें मतलब इसकी शर्त होती है, कुछ शर्त यहाँ लिख देता हूं मैं। शर्त शर्त सबसे पहली शर्त होती है वहां की 1500 प्रजातियां पाई जाती हों। ठीक है, वहां 1500 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हों। दूसरी शर्त क्या रहती है? दूसरी शर्त रहती है कि उनका 70% आवास नष्ट हो गया हो। ठीक है, नष्ट हो गया हो। और ऐसा नहीं है कि वह बिखरे हुए क्षेत्र में हो, उसी स्थानिक में होना चाहिए, यानी कि उसी स्थान विशेष में, स्थानिक। ठीक है, ये स्थानिक होना चाहिए। ये हॉटस्पॉट की दो शर्त रहती हैं। ठीक है, कभी कभी वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उसकी जो हॉटस्पॉट केंद्र है उसकी शर्त क्या है निम्नलिखित में से, तो ऑप्शन बना देगा, अपनी तरफ से बना देगा। लेकिन जो ऑप्शन में हो कि स्थानिक और 70% जिनके आवास नष्ट होने की खतरा मंडरा रहा हो, या फिर 70% हो चुके हो नष्ट, और उसमें 1500 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हो, तो आपका आंसर वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये शर्त रहती हैं। और किसी स्थान विशेष में इस तरीके की दो शर्तों को पूरा करने वाला कैटेगरी तप्त स्थल की श्रेणी में आता है। ठीक है, तप्त स्थल की श्रेणी में आता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि इनका लाभ क्या है जैव विविधता का, इनके नुकसान क्या है। अगर हमें नुकसान है तो हमें इनका किस प्रकार से निर्धारण कर सकते हैं, और फिर बात करेंगे कि किस विधि से संरक्षण इनका प्रदान करते हैं, जैसे कि इन सीटू है, और दो तरीके की पद्धति हैं। ठीक है, परास्थानिक और इन सीटू। ठीक, उसके बाद में हम इसको उनमें ही शामिल करेंगे जीव अभ्यारण्य को। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क, जीव अभ्यारण्य और जो और भी हैं उसमें हम शामिल करने वाले हैं। ठीक है, तो हम उस आगे जो चैप्टर आगे इसी का भाग आएगा तो उसको हम कंप्लीटली क्लोज कर लेंगे। ठीक, तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।